नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन 1 टॉपिक 2, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ सिलेबस के हिसाब से पूरे सिलेबस का अध्ययन करते हुए उसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उसके अनुरूप क्या पढ़ना है उसका अध्ययन करते जाएंगे और उसकी एक पूरी सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और समस्याएं, इसमें हम आज पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा पहला टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप पिछले वीडियो को जाकर के देख लें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा चित्र क्लियर रहे। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको जरूरी है कुछ चीज़ें जानना कि हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्यों पढ़ रहे हैं, और उसके लिए मित्रों आपको बताना क्या है। परीक्षा में मेंस के उत्तर में आपको वास्तव में व्याख्या की चीज़ करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजनी पाम दत्त जी ने ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव को 3 चरणों में विभक्त किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858 ईस्वी तक, और वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947 ईस्वी तक। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया था कि ये 3 चरणों में भारतीय अर्थव्यवस्था बदली थी। तो मित्रों, बात यह है कि हमें सबसे पहले अगर ये पता चल जाए कि 1757 में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था, वास्तव में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, आत्मनिर्भर थी या परनिर्भर थी, कृषिगत थी या औद्योगिक थी, वाणिज्य की स्थिति कैसी थी हमारे यहाँ, तो हम काफ़ी हद तक एक तो चित्र स्पष्ट कर सकते हैं अपने मन में। और दूसरी बात कि वह परिवर्तित कैसे हुआ था, कि यह स्वरूप परिवर्तित कैसे हुआ था, तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस बात की यदि हमें जानकारी मिल जाए, फिर इस अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ, टूल्स क्या क्या अपनाए गए थे, यदि हमें इस बात की भी जानकारी मिल जाए और इन सब के कारण पूरे भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, और अंततः भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं। और इस प्रकार से जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 ईस्वी तक में पहला टॉपिक हमारा एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तो दोस्तों, इसकी चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 1757 में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था। हम पहले चित्र क्लियर कर लेते हैं स्वरूप क्या था। तो आप यह देख पा रहे हैं कि 1757 में भारत एक गांव से आत्मनिर्भर देश था, संचार व्यवस्था अविकसित थी और इस कारण भारतीय ग्राम अलग अलग इकाइयों के रूप में पूर्णतया विकसित थे और आत्मनिर्भर भी थे। व्यवसाय वंशानुगत थे, जैसा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारत की खासियत है। भारत का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग में भी यह उन्नत था। शहर प्रशासनिक इकाई और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में थे और प्रोडक्शन का सारा काम गांवों में होता था। भारत द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं थीं वो विश्व प्रसिद्ध थीं और इस प्रकार से मित्रों, भारत के रेशमी सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण, पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म के हुआ करते थे तथा इसका निर्यात भी अच्छा होता था। इससे हमको विदेशी मुद्रा बहुत अधिक प्राप्त होती थी। और साथ में नील, मसाले और अफीम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखें कि नील, मसाले और अफीम का नाम।
इसका व्यवसाय भी यहाँ से होता था। अब मित्रों, आपको यह पता है कि अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में भारत आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार से मुनाफा कमाना था और इस ध्येय से कैप्टन हॉकिंस ने 1618 ईस्वी में जहांगीर से अंग्रेजों ने अस्थायी रूप से सूरत में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार से ही 1650 ईस्वी में शाहजहां से बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार इन लोगों ने प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं कि जो शोषण की शुरुआत हुई थी वो वास्तव में छूट विनतियों के द्वारा इन लोगों ने प्राप्त किया था। पहले रियायतें प्राप्त किया पहले और बाद में उसी का ही दुरुपयोग किया। कंपनी विदेशों में तैयार सामान या बहुमूल्य वस्तुएं भारत ले आती थी और उसके बदले में यहाँ से वस्त्र, मसाले, हाथी दांत के सामान विदेश लेकर के जाती थी। इस प्रकार से भारतीय वस्तुएं विदेशों में बिकने से बहुत अधिक लाभ कंपनी को हुआ करता था और ज़्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने दो कार्य जरूर किया था। आपको ये ध्यान देना होगा, यूरोप में विदेशी वस्तुओं, भारतीय वस्तुओं के लिए उन्होंने बाजार तैयार किया, बाजार को विस्तृत किया, अर्थात वाणिज्यिकरण उन्होंने किया ठीक से, और भारतीय उद्योग के विकास में उन्होंने सहयोग किया। लेकिन यह जो सहयोग है उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, न कि भारतीय हित में किया था। ये ध्यान आप जरूर रखेंगे। तो भारत में यूरोपीय कंपनियां विदेशी उत्पादों को, जो विदेशी उत्पादक थे वो भारत में ददनी प्रथा, मैं आगे आपको जब तत्कालीन प्रभावित करने वाली नीतियों के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप ददनी का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें वो पेशगी देकर के पहले ही दस्तकारों से सामान बनवा लिया करते थे और बनवा करके वो अपने यहाँ जो व्यापारी कोठियाँ थी उनमें एकत्रित कर लेते थे। कंपनी को इस नीति से भारत के आर्थिक समृद्धि तो हो रही थी और आपको तब दिखाई पड़ेगा कि तब भारतीय व्यापार, वैश्विक व्यापार असंतुलित व्यापार था, क्योंकि भारत का आयात कम था और भारत का निर्यात अधिक था और असंतुलित व्यापार के कारण भारत की संपदा में विकास ही हो रहा था। यही कारण है, आपको जरूर विचार आएगा कि जब ये जहांगीर थे, शाहजहां थे ऐसे, और औरंगजेब इसके बाद आए थे, ऐसे मजबूत जब भारत में शासक थे तो इन्होंने अंग्रेजों को रोका क्यों नहीं? वास्तव में उसका उत्तर यहाँ मिलता है हम लोगों को कि भारत की संपदा में विकास हो रहा था और भारतीय शासकों ने यूरोपीय कंपनियों को इसी कारण से प्रतिबंधित नहीं किया था, बल्कि उन्हें संरक्षण दिया, उन्हें सुविधाएं दे रहे थे। तो मित्रों, इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि 1757 में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। शहर वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र थे। हमारे यहाँ रेशमी, सूती वस्त्र, संगमरमर के कार्य, लकड़ी पर नक्काशी, नील, मसाले, अफीम, इन चीज़ों का निर्यात हो रहा था और धीरे धीरे इन चीज़ों के निर्यात करने के लिए और विदेशों से कम आयात हो रहा था, उसके लिए आंतरिक व्यापार करने के लिए भी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने पहले छूट प्राप्त करने का प्रयास किया था। अब हम इतना समझने के बाद यह जरूर जान सकते हैं कि रजनीपाम दत्त जी ने जो 3 चरण बताए हैं हमको, वाणिज्यिक पूंजीवाद जो 1757 से 1813 ईस्वी तक हुआ था, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858 ईस्वी तक हुआ था और वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947 ईस्वी तक हुआ था, वह कैसे कैसे हुआ था, अब हम इसको ठीक से समझ सकते हैं।